ये साल देश के लिए चुनौतियों से भरा रहा। भारत को चीन और पाकिस्तान से सीमा पर दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ा। देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति भी डामाडोल है। पूरी दुनिया कोरोना महामारी का प्रकोप झेल रही है। हालांकि वैक्सीनेशन शुरू किया गया है, लेकिन कोविड का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। ऐसे में अब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को फाइनेंस ईयर 2021-22 का बजट पेश करेंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ जयंतिका त्रिपाठी। ये बजट कोरोना महामारी के कारण पैदा हुई परिस्थितियों के बीच तैयार किया गया है। ऐसे में बजट 2021-22 को लेकर क्या उम्मीदें हो सकती हैं? इस पर ज्यादा बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर संजय जैन, जो कि पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट हैं और इंटरनेशनल टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हैं, साथ ही बिजनेस एडवाइजर भी है। हेलो सर। हेलो सर, ये पोस्ट कोविड बजट है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण मिडिल क्लास ज्यादा इफेक्ट हुआ है। हालांकि इम्पैक्ट तो अमीरों पर भी पड़ा है, लेकिन उन्होंने इस चीज को थोड़ा पार कर लिया। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पोस्ट कोविड बजट में मिडिल क्लास को फाइनेंस मिनिस्टर से क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं? देखिए, ये बड़ी एक वैश्विक समस्या से हम झेल रहे हैं। हिंदुस्तान भी उसका एक पार्ट है और कोविड की वजह से बहुत सारी दिक्कतें जो सामने आई हैं लोगों के, मिडिल क्लास के खास तौर से, वो ये हैं कि लोगों की जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे उनकी नौकरियां चली गई, या नौकरी में जो उन्हें तनख्वाह मिला करती थी उन तनख्वाहों को कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने आधा कर दिया, कुछ लोगों ने 60% दी, कुछ लोगों ने 70% दी। तो उन लोगों का जो कैश फ्लो था, जो उनकी एक्सपेंडिचर का जो स्रोत था, वो कहीं ना कहीं रुक गया। लेकिन दूसरी तरफ उन लोगों के कुछ खर्चे उनके मेडिकल के ऊपर और उनके जो दूसरे हिडन जो एक्सपेंसेस उस टाइम हुए काम धंधा ना करने की वजह से, वो बढ़ गए। जैसे एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ कि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर डेवलप हुआ, बहुत अच्छा कल्चर था, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को बिजली भी अपनी खर्च करनी पड़ी, टेलीफोन का खर्चा भी अपना करना पड़ा, और घर में रहते हुए काम करना किया तो कुछ ना कुछ खाना पीना, चाय पानी, ये सब करना पड़ा। तो ये सब देखते हुए कुछ खर्चे थोड़े से बढ़ भी गए। तो मिडिल क्लास की जो एक्सपेक्टेशन जो है माननीय वित्त मंत्री से है इस बार, वो ये है कि जो उनकी आय का स्रोत है, उस आय के स्रोत को कुछ बढ़ाएं किसी तरीके से, चाहे वो करों में छूट कर दे के बढ़ाएं या कुछ और एडिशनल बेनिफिट्स इस तरीके से दिए जाएं जिसमें कि कुछ लोन्स या कुछ इस तरीके की सब्सिडीज उनको मिले, मिडिल क्लास को खास तौर से। क्योंकि बहुत बड़े जो व्यापारी है, जो बहुत बड़े हाई नेटवर्थ इनकम के ग्रुप हैं, उन लोगों को दाल रोटी की समस्या नहीं है या रोजमर्रा का खर्चा करने की समस्या नहीं है। जैसे मेडिकल का खर्चा इतना बढ़ गया, अब मान लीजिए किसी परिवार में किसी 1 या 2 व्यक्ति को कोविड हुआ, तो आज की डेट में कोविड का प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत बड़ा खर्चा है। अब वो बेचारा खर्चा वो कहाँ से करे? उसके लिए एक तो उसकी तनख्वाह कम हो गई, दूसरी चीज उसका जो पहला पैसा था वो रुक गया, और मेडिकल में उतना उसका या तो इंश्योरेंस नहीं था या था ही नहीं। तो वो सब चीजें स्थिति से सुलटने के लिए उसके हाथ में पैसा चाहिए। अब पैसा उसके पास आएगा कहाँ से? या तो सरकार किसी तरीके से देगी। सरकार ऐसे ही दे सकती है कि या तो उसके जो कर वो देता है, जो टैक्स देता है, उसमें कुछ छूट करे, या कुछ जो इनडायरेक्ट टैक्सेस उसके ऊपर लगते हैं उसमें कुछ छूट आए। तो ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ जो हमारी माननीय वित्त मंत्री जी इस विषय में जरूर सोच रही होंगी और सोच भी रही हैं, और इसमें कुछ ना कुछ इस तरीके की बेनिफिट्स मिडिल क्लास को आएंगे जिससे उनके हाथ में कुछ क्रय शक्ति बढ़ जाए उनकी, जिससे कि वो इन सब समस्याओं से जूझ सके। सर, मुझे ये जानना था कि कोरोना महामारी के कारण, जैसे आपने बताया कि देश में लॉकडाउन लगा और लोगों को काफी नुकसान हुआ, साथ ही कोरोना के कारण सैलरी क्लास लोगों को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और अनएम्प्लॉयमेंट की भी आपने बात की कि अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या भी आई। तो बजट 2020 में जिस तरह से 5 लाख तक सैलरी वालों को इनकम टैक्स की छूट थी, क्या ऐसे में इस साल सैलरी वर्ग के लोगों को इस बार के बजट में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद है, और क्या रिलीफ मिल सकता है? उसके बारे में बताइए थोड़ा। जी बिल्कुल, हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस सैलरी क्लास लोगों के लिए इनकम टैक्स के कर के छूट की जो सीमाएं हैं वो मुमकिन है कुछ बढ़ा दी जाए, क्योंकि वहां पे जो पहला स्लैब है उस स्लैब को ही अगर एग्जाम कर दें तो उसी से काफी राहत मिल जाती है, नंबर 1। दूसरी चीज, कुछ जो छूट मिलती है जैसे 80C की मिलती है, 80D की मिलती है, या जो दूसरे किस्म की जो छूट जो दी हुई है इनकम टैक्स में, उन छूट की सीमाओं को भी थोड़ा थोड़ा अगर बढ़ाया जाए तो उससे भी सैलरी क्लास के हाथ में कुछ पैसा आए, जिससे कि उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, वो अपने खर्चे जो जरूरी खर्चे हैं, जैसे हेल्थ का खर्चा है या और जो जरूरी बच्चों की फीस है या वो सब चीजें हैं, उसके ऊपर वो कुछ सोच सकता है। तो हम बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि वित्त मंत्री महोदया जो है इस बारे में सोच रही हैं
और कुछ ना कुछ उम्मीद करते हैं कि सरकार इस तरफ ध्यान दे के ये एक राहत जो है वो सैलरी क्लास लोगों को देगी। सर, जब लॉकडाउन के चैलेंजेस की बात की आपने, तो आगे बढ़ते हैं। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं। हर रोज हम एक अपडेट आते हैं कि पेट्रोल के दाम में इतने पैसे बढ़ गए और डीजल कितने, और खाने पीने के दाम भी जो है बेसिकली लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ऐसे में व्हाट एक्शन विल बी टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट, और सरकार क्या कदम उठा सकती है इसको लेकर कि जो लोगों के किचन पे बेसिकली इम्पैक्ट पड़ा है और हर चीज पे, बजट पे, तो उस पर क्या एक्शन लेगी सरकार? देखिए, सरकार को उस पे एक्शन लेने के लिए सोचना तो पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल के भाव बढ़ गए हैं और किचन का खर्चा बढ़ गया है, सब कुछ बढ़ गया है। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी सोचना चाहिए आम जनता को कि सरकार इतने बड़े बड़े कार्यक्रम चला रही है। कोविड के पीरियड में भी सरकार ने इतना बड़ा काम किया कि वैक्सीनेशन का इतना बड़ा प्रोजेक्ट वो इम्प्लीमेंट किया इतने कम समय में, जिसमें मैं सरकार को बहुत की सराहना करता हूँ कि विश्व में हम पहले देश हैं जिन्होंने इतने तरीके से इतने बड़े लेवल पे ये वैक्सीन बनाई और उसका वैक्सीनेशन शुरू किया। तो देखिए, हर चीज में खर्चा आता है। अब सरकार के पास भी स्रोत जो है आय का, वो क्या है? वो यही है कि जो विभिन्न प्रकार की जो कर हैं या विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं सरकार हिंदुस्तान में बिकती हैं, उनके ऊपर जो टैक्स है, उस टैक्स से या उस सेस को लगा के ही पैसा इकट्ठा किया जाता है। तो ये तो एक तरीके से वो पुरानी कहावत है, एक हाथ दे और एक हाथ ले वाली जो बात है वही है। पैसा जो आएगा वो तो यहीं से इकट्ठा होगा, तभी जाके वो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स में लगेगा, या आपके जो है मेडिकल के ऊपर लगेगा, या वैक्सीनेशन के ऊपर लगेगा। इसके अलावा इतनी सारी आम आदमी को या छोटे वर्ग के लोगों को सरकार ने कोविड पीरियड में राहत दी और बहुत सारी चीजें जिस तरीके से दी, और इंटरेस्ट रेट भी कम किए, और आपका जो है बैंकों से मोरेटोरियम भी दिया, जो छोटे व्यापारी वर्ग हैं उनको सब्सिडी सॉर्ट ऑफ चीजें भी दी गई। तो ये सब चीजों के लिए पैसा चाहिए सरकार को। अब पैसा सरकार कहाँ से लाएगी? तो कहीं ना कहीं से तो मिलेगा। अब वो पैसा लाने के लिए या वो पेट्रोल के ऊपर पैसा बढ़े या जो है आम रोजमर्रा की चीजों के ऊपर थोड़ा सा पैसा बढ़े, तो वहां से कलेक्शन होगा। सरकार के पास इतना पैसा तो है नहीं। तो ये आप ये समझ के चलिए कि सरकार एक बहुत जिसको कहते हैं वैज्ञानिक तरीके से इन सब चीजों का मैनेजमेंट करती है, और कोशिश यही करती है कि आम आदमी पे बोझ कम पड़े, और सरकार के जितने खर्चे हैं जो कॉमन मैन के लिए हैं या जो जन कल्याण के हैं या जो और मेडिकल से रिलेटेड नई नई चीजें जैसे डेवलप हुई हैं जो पहले नहीं हुई थी अभी तक। अब इसका वैक्सीनेशन के लिए एक नई एक तरीके से लाइन जुड़ी गई है, तो पहले नहीं थी। तो इन सब के लिए जो पैसा खर्च होगा वो लाने के लिए सरकार को चाहिए कोई ना कोई मद। तो उसके लिए ये स्लाइटली ये सब चीजें हो रही है। मुझे लगता है कि ये सब टेम्परेरी है। थोड़े दिन बाद ये सब प्राइसेस अपने लेवल पे आ जाएंगे, जब ये सारे खर्चे और आमदनी जो है बराबर होने शुरू हो जाएंगे, इनमें गैप कम हो जाएगा, तो ये अपने आप धीरे धीरे करके कम हो जाएंगे। तो बजट में सर, बजट में बेसिकली क्या, मैं वही जानना चाहती थी कि बजट में क्या कुछ और उम्मीदें हो सकती हैं कि? जी, बजट में हो सकती हैं, काफी उम्मीदें हैं बजट से, क्योंकि बजट में बहुत सारे मद इस तरीके के हैं जिसमें अगर थोड़ा थोड़ा भी सरकार प्रोत्साहन दे इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन इन टैक्सेस और रिडक्शन इन रेट्स और रिडक्शन इन स्लैब्स, या इंडस्ट्री को कुछ छूट दे, या आपका जो है जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनको कुछ इंसेंटिव दे इस तरीके के कि 5 साल की टैक्स छूट दे दे या 3 साल की टैक्स छूट दे दे, या इन्वेस्टमेंट के लिए। अब जैसे आपको मैं बताता हूँ, सरकार ने इसी पीरियड में एक बहुत अच्छी स्कीम सरकार लेके आई कि आप हिंदुस्तान में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाइए, और उसके लिए अगर आपको प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करनी है तो आप उसको इंपोर्ट करिए। इंपोर्ट करने के बाद जो आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी और IGST देना पड़ता था, उसको डेफर कर दीजिए। तो ये डेफरमेंट स्कीम सरकार बहुत अच्छी लेके आई है। अब आप ये देखिए कि सरकार ने इतनी गहराई से इस बात को सोचा कि अगर हम इसमें डेफरमेंट दे देते हैं तो आज की डेट में कस्टम ड्यूटी और IGST मिलकर करीब 25 से 30% की कॉस्ट आती है। तो वो 25 से 30% की अपफ्रंट कॉस्ट अगर व्यापारी हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बच जाती है और कोई आदमी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाता है, तो वो उसके वर्किंग कैपिटल में यूज होगी ना। और जब वो 25% के बराबर की कैपिटल जब यूज होगी वर्किंग कैपिटल में, तो उससे उत्पादन होगा, GDP में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करेगी, वो आय बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो इस तरीके की जो स्कीम है, ऑलरेडी सरकार इस कोविड पीरियड में सरकार ने बहुत सारा ये काम किया है, जिसके परिणाम धीरे धीरे आने शुरू होंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुकी है, कर रही है, और इस बजट में भी कुछ ना कुछ करेगी वो। और जैसे इनकम टैक्स के रेट देखिए आप, कॉर्पोरेट टैक्स के रेट जो है कम कर दिए सरकार ने पिछले साल से। नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए तो 15% का ही आपका कॉर्पोरेट है, जो वर्ल्ड में सबसे कम है आज की डेट में। तो और इससे बढ़िया कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर जो है इंडस्ट्री के लिए बनाना बड़ा मुश्किल है।
तो मैं समझता हूँ कि सरकार बहुत गहराई से और बहुत ईमानदारी से इस तरफ बढ़ रही है और बहुत अच्छे अच्छे मदों में सरकार ने छूट दी है। तो सेल्फ जनरेशन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी, इंडस्ट्री के लिए भी, और डेफिनेटली जो जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास या कामगार आदमी है या जो जो बिल्कुल नीचे का तबका है, उनका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी एक बहुत बड़ा अच्छा कदम है सरकार का ये। और मुझे लगता है कि इसी से रिलेटेड कुछ चीजें और इस बजट में आनी चाहिए। सर, जिस हिसाब से आपने देखा कि पिछला 1 साल का जो दौर था उससे एजुकेशन या शिक्षा क्षेत्र में बहुत इम्पैक्ट पड़ा, ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी और ये पोस्ट कोविड बजट है, तो ऐसे में एजुकेशन को लेकर और स्टूडेंट्स को जो पिछले साल कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, पेंडेमिक के कारण उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इम्पैक्ट हुए, पोस्टपोन हुए, तो इस बजट में स्टूडेंट्स के लिए और शिक्षा क्षेत्र, एजुकेशन सेक्टर के लिए क्या कुछ ला सकती है सरकार? देखिए, शिक्षा की जहां तक बात है, मैं आपको बताऊं, ये तो एक स्थिति थी कि कोविड आ गया और आप फिजिकली स्कूल कॉलेजेस नहीं खोल सकते थे, तो आपको ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ी। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि ऑनलाइन पढ़ाई करने से बच्चों का कंसंट्रेशन जो है और समय का जो उपयोग है वो ज्यादा हो गया पहले से। और मैं नहीं समझता कि इस फील्ड में या इस क्षेत्र में सरकार कुछ और इंसेंटिव दे सकती है या देना चाहिए, इसकी जरूरत है। देखिए, जो सरकारी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं या स्कूल्स हैं, उसमें तो ऑलरेडी बहुत सब्सिडाइज रेट पे सारी पढ़ाई होती है, ठीक। अब उसमें कोई जाके पढ़े ही नहीं तो वो एक अलग बात है। प्राइवेट सेक्टर के जहां तक स्कूल कॉलेजेस की बात है, तो प्राइवेट सेक्टर वो सेल्फ रेगुलेटेड हैं, तो उसमें भी हालांकि सरकार का दखल है कि आप एक लिमिट से ज्यादा फीस नहीं ले सकते, एक लिमिट से ज्यादा जो है फंड में पैसा नहीं ले सकते, वो सारी चीजें कंट्रोल है। तो उसमें वो फिर डिपेंड ये करता है कि जो आदमी अफोर्ड कर सकता है, तो अब भी कर रहा था, पहले भी कर रहा है, ठीक। जो अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसकी चॉइस है कि वो प्राइवेट सेक्टर में जाए या गवर्नमेंट सेक्टर में जाए या सरकारी स्कूल कॉलेजेस में जाए। वहां उसकी निजी प्रतिभा के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो उसमें दाखिला ले पाता है या नहीं ले पाता। तो मेरा अपना व्यक्तिगत जो मानना है वो ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई बहुत ज्यादा ऐसा किसी इंसेंटिव की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट जो हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन या मैनेजमेंट एजुकेशन है, उसमें जो बच्चे जो या जो विद्यार्थी लोन लेके जाते हैं, तो उनमें उनको जरूर एक लोन की सब्सिडी या रिड्यूस रेट ऑफ टैक्सेस सरकार को लाने चाहिए, और डेफरमेंट पीरियड उसका थोड़ा सा मतलब रिपेमेंट पीरियड जो है उसको थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। लेकिन बाकी और जो चीजें हैं उसमें मेरी सलाह से या मेरे व्यक्तिगत विचार मेरे यही हैं कि बहुत ज्यादा ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं सर, देश के किसानों की बात करते हैं। लगभग 60 दिन से धरने पर बैठे हैं किसान, और किसान आंदोलन के बीच कई दफा कृषि कानून को लेकर सरकार और किसानों के बीच बातचीत ही हुई है, हालांकि जिसका कोई निष्कर्ष तो नहीं निकला। 26 जनवरी को जो देश में हुआ वो हर किसी ने देखा, ट्रैक्टर रैली में हिंसा हुई, और इनसे ये साफ होता है कि देश के किसान सरकार से नाराज हैं। तो ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि सरकार इस बार किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए और किसानों को खुश करने का क्या मौका देगी? क्या किसानों के लिए कुछ लेकर आ सकती है इस बार सरकार? देखिए, किसानों के लिए तो ऑलरेडी बहुत कुछ दे चुकी है सरकार। अगर आप देखें तो पिछले कोविड पीरियड में भी बहुत सारी चीजें इस तरीके की हैं कि खाद के ऊपर बहुत मदद आई थी, लेकिन आंदोलन फिर आ गई, सब्सिडी आ गई, बिजली सस्ती कर दी, बीज सस्ते कर दिए, तो बहुत सारी चीजें तो सरकार ऑलरेडी दे चुकी है। अब सवाल ये है कि ये कृषि कानून को लेके जो ये एजिटेशन हो रहे हैं या जो जिस तरीके के उपद्रव मच रहे हैं, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि गणतंत्र दिवस को लाल किले के ऊपर इस तरीके से जो हुआ है, उपद्रव हुआ है, ये तो पूरे विश्व में इसने हमें शर्मसार कर दिया हिंदुस्तान को। लेकिन जो इंसेंटिव्स या जो 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 सरकार की तरफ से जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो तो सरकार ऑलरेडी बहुत दे चुकी है। दूसरी चीज ये है कि जो कॉमन जो आम छोटा किसान है वो तो बेचारा इस एजिटेशन में है ही नहीं। अब अगर उस किसान के लिए कुछ करना था तो वो तो ऑलरेडी सरकार कर चुकी है। अब आप देखिए कितनी सारी सब्सिडीज उनके खातों में भी पैसे जा रहे हैं, और बीज सस्ता कर दिया, खाद सस्ती कर दी, बिजली का जो है बहुत सारी चीजें कर दी। किसान के ऋण कितने ज्यादा माफ हो जाते थे, आप देखिए अब छोटे छोटे ऋण किसानों के माफ हुए, उसमें मोरेटोरियम भी दिया गया, सब कुछ दिया गया। अब इससे ज्यादा और सरकार क्या कर सकती है? इससे ज्यादा सरकार अब ये तो कर नहीं सकती कि भाई आप जो है खेती करिए और सारा का सारा पैसा बस हमसे ले जा लीजिए। तो ऐसा तो फिर काम नहीं होगा, फिर तो ऐसे इंडस्ट्री वाले भी कल को कहेंगे और भी दूसरे जो व्यापारी वर्ग है वो भी कहेगा। तो ये तो इसको तो जो है राजनीतिकरण हो गया इसका जो है किसान आंदोलन का। लेकिन
जहां तक छोटे किसान के लिए या मझले किसान के लिए जो चीजें हैं, उसमें जितना सरकार कर सकती थी, मेरे हिसाब से, मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि उसमें काफी कुछ सरकार ने ऑलरेडी दे दिया, इतनी सहूलियतें दे दी हैं और वो सब चीजें हो रही हैं। आप देखिए, हर किसान का आज की डेट में जो है बैंक का खाता है, हर किसान के हाथ में मोबाइल फोन है, वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। अब ये सुविधाएं सब मिल रही हैं, अच्छा फिर उसको ट्रैक्टर खरीदना है या मोटरसाइकिल खरीदनी है या कुछ कृषि उपकरण खरीदने हैं, उनका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है। अब वो भी एक अच्छी सुविधा है। वर्किंग कैपिटल जहां तक किसान की है, तो वो एक साइकिल बनी हुई है। तो ये सब चीजें तो आप देखिए कि ऑलरेडी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा किसानों को कुछ और इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है इस बजट में। हालांकि हमें ये इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते इस टाइम की सरकार क्या पिटारा खोल दे और क्या जो है बोनांजा सरकार के लिए, मैं बोलूंगा, किसानों के लिए ले आए बजट में। लेकिन मोटा मोटी जो मुझे लगता है उसमें जो सरकार दे सकती थी आम छोटे किसान मझले किसान को, उनको दे रही है। हालांकि बड़े किसानों के लिए तो जरूरत नहीं है। बिल्कुल, आप देखिए जो बड़े किसान हैं, जो बहुत बड़े बड़े किसान हैं, उनको वो जो हाई नेटवर्थ हमारे इंडिविजुअल्स होते हैं, उनसे भी कई ज्यादा पैसा वो लोग कमाते हैं, उनके पास वेल्थ है, उनके पास सब गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, तो उनको किसी सब्सिडी वब्सिडी की जरूरत नहीं है। और अब 70 साल बाद आजादी के अगर हम अभी भी सब्सिडीज के ऊपर ही जो है निगाह गाड़े बैठेंगे, तो हम जो है स्वावलंबन वाली स्थिति में कब आएंगे? आप देखिए कि करके खाने वाली जो स्थिति है वो तो आ जानी चाहिए, चाहे वो किसान है, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो जो है प्रोफेशन है, चाहे कोई भी क्षेत्र है, तो उसमें हमें आ जाना चाहिए। तो बड़े किसानों को तो मुझे नहीं लगता कि किसी सब्सिडी वब्सिडी की कहीं जरूरत है। बिल्कुल बाकी सर। एजिटेशन जो चल रहा है, तो एजिटेशन तो ये तो राजनीतिकरण हो गया इसका, तो ये तो इसमें खुद किसी को समझ में नहीं आ रहा कि इसके पीछे कौन है, आगे कौन है, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो वो तो प्रभु कृपा के हिसाब से चल रही है बात सारी। बिल्कुल सर, हमने एजुकेशन की बात की, सैलरी वर्ग के लोगों की बात की, किसानों की बात की और साथ ही महिलाओं के किचन की भी बात की। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे सर। इस बजट को लेकर आपको किस तरह से उम्मीद है, मतलब आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस बजट से, ये बताइए। देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे ये उम्मीद कर रहा हूँ, मैं आपको 2-3 सेगमेंट में बांट के बता देता हूँ उसको, कि आम आदमी के लिए, कॉमन आदमी के लिए, मध्यम वर्गीय लोग व्यक्ति के लिए तो सरकार इसमें एक तो टैक्स स्लैब कुछ ना कुछ बढ़ाएगी, और वो उसके बढ़ने से जो टैक्स का बोझ है आम आदमी पे, छोटे आदमी पे, खासतौर से मझले आदमी पे, वो कम पड़ेगा, नंबर 1। दूसरी चीज, जो करों में जो छूट मिलती थी, 80D की, 80C की, इस तरीके की जो हमारी 80 फैमिली की जो है, चैप्टर 6 बोलते हैं इसे हम इनकम टैक्स एक्ट में, उसकी जो छूट है उसमें भी कुछ उसकी लिमिट बढ़ेगी। तीसरी चीज जो मुझे लग रही है वो ये लग रही है कि सरकार शायद ऐसा कुछ ले आए कि जो मेडिकल पे खर्चा हुआ है इस साल में जो कोविड की वजह से, उस खर्चे को पूरा या तो कर मुक्त कर देगी, या उसमें कुछ और दूसरे तरीके से कोई नया सेक्शन इंट्रोड्यूस करके या किसी तरीके से वहां कुछ लेके आएगी। तो ये तो मुझे लगता है कि कॉमन मैन के लिए, जो सैलरी क्लास है या जो छोटा आदमी है, उसके लिए है। दूसरा सेगमेंट आता है हमारी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के लिए सरकार जरूर कुछ ना कुछ करेगी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट को दोबारा से पटरी पे लाना है, एम्प्लॉयमेंट को दोबारा से जनरेट करना है। और जो सेक्टर जैसे रियल एस्टेट सेक्टर है हमारा, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है हमारा, काफी कुछ दबाव में आ गया था कोविड के टाइम पे, तो उस दबाव को कम करने के लिए इन सेक्टर्स के लिए कुछ ना कुछ सरकार इंसेंटिव स्कीम्स लेके आएगी जरूर, जिससे कि उनको बूस्ट मिले। हालांकि उसके लिए भी मैं आपको बताऊं कि कोविड पीरियड में सरकार ने काफी काम किया, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी और दूसरे सेक्टर्स के लिए भी, कि जो मोरेटोरियम लोन में लेके आए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया, लाइबर उसका जो आपका बैंक रिस्क के साथ जो है लिंक किया, उसको सब चीजें की, तो वो एक अच्छा बेनिफिट था इंडस्ट्री के लिए। और जो अच्छे काम करने वाले लोग थे इंडस्ट्री में, ईमानदारी से काम कर रहे थे, उन लोगों के लिए वो एक बूंद था बेसिकली। और जो अच्छे लोग थे, मैं जानता हूँ कोई लोगों को जिन्होंने अच्छा उस चीज का फायदा उठा के इंडस्ट्री को चलाया, और बहुत सारे लोग इस तरीके के इंडस्ट्री में जिन्होंने अपने स्टाफ की सैलरीज कट नहीं की, जिन्होंने अपने स्टाफ को जो है का ले ऑफ नहीं किया, पिंक स्लिप नहीं दी उनको, और उन्होंने उनका मॉरल बनाए रखा, और उन्हीं लोगों ने दोबारा उस स्थिति को वो दोबारा लेके आए कि आज की डेट में वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे फिर काम कर रहे हैं। तो वो एक बहुत अच्छा कदम था सरकार का, उसका अच्छे लोगों ने फायदा उठाया, तो एम्प्लॉयमेंट भी बना रहा, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता रहा, और जीडीपी में कहीं ना कहीं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस तरीके से, और सरकार को भी राजस्व मिलता है उससे टैक्स की शेप में, तो गवर्नमेंट का भी बड़ा अच्छा फायदा उसमें है। तो ये बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन फिर भी उसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, या स्टार्टअप्स हैं, या जो
जो इस तरीके के हैं, जिनकी नौकरियां छूट गई लेकिन वो अब कुछ अपना करना चाह रहे हैं, उनके लिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार कोई ना कोई एक नई स्कीम ऐसी लेके आएगी जो सिंगल विंडो टाइप की होगी, जिसमें सारे अप्रूवल्स और सारी जो चीजें हैं, जो छूट हैं, उन्हें वहीं से सब मिल जाएंगी और बहुत क्विक लेवल पे वो अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत छोटे व्यापारी हैं, रेडी पटरी वाले हैं या वो हैं, उनके लिए भी सरकार ऑलरेडी कर चुकी है, उनको भी बहुत सारी सपोर्ट सरकार ने की। और यही वजह है कि वो लोग इस कोविड पीरियड में, आप देखिए कि आपकी सप्लाईज को उन्होंने रुकने नहीं दिया। आपके घरों में दूध भी आया, सब्जी भी आई, फल भी आए, सब कुछ आया। तो वो सिर्फ उन्हीं लोगों की वजह से आया कि जो बेचारे रेडी पटरी के लोग थे या जो छोटे छोटे व्यापारी थे, उन्होंने उस पीरियड में भी काम किया और वो अपना जान जोखिम में डाल के उन्होंने सारी सप्लाईज को मेंटेन किया। और आप देखिए कि अगर आप मोटा मोटी जो है कंपेयर करके देखें तो बहुत ज्यादा महंगाई का फर्क नहीं पड़ा। अगर आप किसी वस्तु को किसी रेट पे खरीदते थे तो कोविड में वो उससे मुश्किल से 2-4-5%, 10% मैक्सिमम रेट पे ज्यादा पे आई। लेकिन सोचने की बात यह है कि उस स्थिति में जब कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता, उन सब लोगों ने, बेचारों ने वो सब चीजें आपको मुहैया कराई। तो वो कहीं ना कहीं सरकार का कोई कदम था, उनको पीछे सपोर्ट थी, उनका कोई एक उन्हें रिलीफ पैकेज सरकार ने दिया तो वो काम कर पाए। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को देखते हुए सरकार इस बार ओवरऑल पूरा जीडीपी को ध्यान में रखते हुए, एम्प्लॉयमेंट को ध्यान में रखते हुए और रिसोर्सेज का प्रॉपर एलोकेशन को ध्यान में रखते हुए कुछ ना कुछ लेके आएगी। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए भी बड़ा कंडीसिव एटमॉस्फेयर सरकार ने बना दिया है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और क्विक स्टार्टिंग ऑफ एक लोग जो आना चाहते हैं तो वे बजाय चाइना जाने के हिंदुस्तान में अपना फैक्ट्रियां, प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करेंगे। अच्छा एक स्टेप सरकार ऑलरेडी उठा चुकी है और इस पे कभी चर्चा दोबारा कर सकते हैं हम। इसमें क्या है कि बहुत अच्छी स्कीम इस तरीके की आ गई कि वर्किंग कैपिटल का फायदा इन लोगों को डायरेक्ट मिल गया ड्यू टू डेफरमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटीज एंड आईजीएसटी। तो वो एक बहुत बड़ा कदम होता है और बहुत बड़ी एक रिलीफ होती है नई इंडस्ट्री के लिए कि अगर उसको इतना अमाउंट का वर्किंग कैपिटल डेफरमेंट बेसिस पे उसकी जेब में आ जाता है तो वो उसका बड़ा अच्छा फायदा उठा सकता है और कंट्रीब्यूट कर सकता है जीडीपी को एक बड़े तरीके से। धन्यवाद सर। कोरोना संकट के कारण लॉकडाउन के बाद पेश होने वाला ये आम बजट काफी खास होने वाला है। आज हमारे साथ संजय जैन जी मौजूद थे जिन्होंने काफी कुछ बताया कि किन क्षेत्रों को फायदा मिल सकता है और कहां कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने की तैयारियों में जुट गई हैं। देश भर की नजरें उन पर हैं, लोग उनसे काफी उम्मीदें कर रहे हैं। तो ऐसे में बजट 2021-22 से जुड़ी हर अपडेट, हर खबर के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। सब्सक्राइब करें न्यूज यूपी न्यूज टीवी और पल पल की हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे सारे चैनल। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू।